डू यू एक्सेप्ट दैट मोरल वैल्यू चेंज विद जनरेशंस? व्हाट इज द रोल ऑफ द मीडिया इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज? तो ये रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हिंदी में पढ़ें तो क्या आप मानते हैं कि नैतिक मूल्य पीढ़ियों के साथ बदलते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड है पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपके सोशल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम में, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हो पर आपके एप्लीकेशन ऑफ एथिकल माइंड और आपके सोशल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो। तो क्या आप मानते हैं कि नैतिक मूल्य पीढ़ियों के साथ बदलते हैं? मूल्यों के विकास में मीडिया की क्या भूमिका है? मूल्यों के विकास में, इनकलकेशन में मीडिया की क्या भूमिका है? तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट कर सकते हैं मोरल वैल्यूज को डिफाइन करते हुए। मोरल वैल्यूज को हम इंट्रोडक्शन में अगर डिफाइन कर दें तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसको लेकर हमारी समझ क्या है। तो व्हाट आर मोरल वैल्यूज? वी नो दैट वैल्यूज आर समथिंग विच आर पॉजिटिव, विच आर हेल्ड टू बी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, इसीलिए हम उन्हें वैल्यूज कहते हैं, मूल्य कहते हैं। मूल्य इसीलिए कहते हैं ना कि उनमें कुछ मूल्यवान है, उनमें कुछ महत्वपूर्ण है, सकारात्मक है, सुखदाई है, अच्छा है, इसलिए हम उन्हें वैल्यूज कहते हैं। मोरल वैल्यूज क्या हुआ? सो सच आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स, सच स्टैंडर्ड्स विच हेल्प टू डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग इन एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी। मोरल वैल्यूज क्या है? नैतिक मूल्य वह आदर्श, सिद्धांत और मानक हैं जो कि किसी व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति के कर्म और व्यवहार में सही और गलत का निर्धारण करते हैं। हम उन्हें मोरल वैल्यूज कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, पीस, नॉन वायलेंस, शांति, अहिंसा, ये सभी आपको मोरल वैल्यूज के उदाहरण है। कंपैशन है, जस्टिस है, ये सभी मोरल वैल्यूज के उदाहरण है। ठीक है, अब मोरल वैल्यूज का बेसिस क्या है? तो मोरल वैल्यूज को हमने कैसे परिभाषित किया? तो मोरल वैल्यूज आर आइडियल्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स एंड standards that determine right and wrong, in actions and behavior of individuals in society। ठीक है, ध्यान देना है कि 8 मार्क्स का प्रश्न है। हम पहले 5 प्रश्नों को इस टेस्ट पेपर में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए शुरुआती जो प्रश्न होते हैं सेक्शन ए के, वो 8 मार्क्स के होते हैं, 125 शब्द में लिखे जाने होते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि 10 से 15 शब्द में मोरल वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। और ये मोरल वैल्यूज आपकी समझ के लिए मैं बता दूं कि यह आपको कहाँ से डिराइव हो सकते हैं? या कल्चर से डिराइव हो सकते हैं, हमारी सभ्यता से, संस्कृति से, हमारे कस्टम्स से, जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे धर्म हैं, रिलीजन्स हैं। ठीक है, ओके, आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, आपकी समझ के लिए मैं बता रहा हूं। और मोरल वैल्यूज का एग्जाम्पल क्या है? जैसे अगर हम जैन धर्म की बात करें तो उसमें अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस। उसी तरीके से कई कल्चर में पीस, ट्रूथ, कई कल्चर में ऑनेस्टी, जस्टिस। तो ऑल दीज आर सेट ऑफ मोरल वैल्यूज, ये सभी नैतिक मूल्य है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न पर जो कहता है कि डू यू एक्सेप्ट दैट मोरल वैल्यू चेंज विद जनरेशंस? ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि क्या पीढ़ियों के साथ, पीढ़ी के बदलने के साथ नैतिक मूल्य बदल जाते हैं? आपने अपने परिवार में देखा होगा कि जो मूल्य आपके ग्रैंड पेरेंट्स होल्ड करते थे, क्या वो मूल्य हमारे पेरेंट्स होल्ड करते हैं? क्या वो जो पेरेंट्स जो वैल्यूज होल्ड करते हैं, क्या हम आज की पीढ़ी उसे होल्ड करते हैं? और क्या हमारे बाद की जो पीढ़ी है उनके लिए सेट ऑफ वैल्यूज भी वही है या उनके लिए सेट ऑफ वैल्यूज बदल गए हैं? तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो व्हाट शैल वी से इन दिस कंटेक्स्ट दैट मोरल वैल्यूज change in moral values with generations, है ना? अच्छा, ओके, वी नो दैट देयर आर सर्टेन वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल। कुछ तो ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, हर समय के लिए प्रासंगिक हैं और महत्वपूर्ण हैं।
वो समय के साथ नहीं बदल सकते। सो वी हैव टू सेट ऑफ मोरल वैल्यूज, और हम उसी के बेसिस पे यहां पर इसको आंसर करने का प्रयास करेंगे। वन सेट इज यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज एंड द अदर वन इज वेरिएबल वैल्यूज। एंड व्हाट चेंजेस विद जनरेशन, पीढ़ियों के बदलने से किस प्रकार के नैतिक मूल्यों में बदलाव आएगा। तो साधारण सी बात है कि जो वेरिएबल मोरल वैल्यूज हैं उनमें बदलाव आएगा और यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज में बदलाव नहीं आएगा। कौन कौन से यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज हैं? जैसे शांति की बात करें तो किसी पीढ़ी में भी शांति एक मोरल वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनी रहेगी। नॉन वायलेंस भी एक वैल्यू होगा, हमेशा के लिए बना रहेगा। अहिंसा, नॉन वायलेंस, उसी तरीके से ट्रुथ। क्या किसी भी पीढ़ी में सत्य को एक निगेटिव वैल्यू माना जा सकता है, समथिंग अनडिजायरेबल? सो ट्रुथ विल ऑलवेज बी अ मोरल वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ जनरेशंस। ठीक है, सही बोलना, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। यहां पर लोगों ने अपने प्राण देकर भी अपने वचन से विमुख नहीं हुए हैं। सो दिस वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ, दिस वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमिटमेंट, दिस वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ अपने जो बोली के, अपने वचन का जो मूल्य है उसकी कीमत इतनी होती थी। अच्छा, ट्रुथ हो गया। उसी तरीके से कंपैशन, क्या किसी भी पीढ़ी के लिए करुणा ये हमेशा यूनिवर्सल वैल्यू रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कंपैशन है, रेस्पेक्ट है, आदर है। ओके, सो दीज आर सम यूनिवर्सल वैल्यूज विच डोंट चेंज, जिनमें पीढ़ियों के साथ बदलाव नहीं आता। अच्छा, तो क्या बदलता है? क्या मोरल वैल्यूज पीढ़ियों के साथ बदल जाते हैं? तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, कई चीजें तो बदल जाती हैं। जैसे सक्सेस की परिभाषा, सफलता किसे कहेंगे? पहले के जमाने में जिनके पास बड़े परिवार होते थे, बहुत जिनके पास कृषि भूमि होती थी, एग्रीकल्चरल लैंड होता था, वे ज्यादा शक्तिशाली और सफल माने जाते थे। लेकिन आज के समय में हम जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति की परिभाषा बहुत ही सब्जेक्टिव है। आज की पीढ़ी के लिए तो सफलता बहुत ही एक सब्जेक्टिव आइडिया है, एक सब्जेक्टिव मोरल वैल्यू है। तो यहां पर मोरल वैल्यू में बदलाव है। आज हम मटेरियल प्रोग्रेस को ज्यादा सक्सेस मानते हैं, जहां पर कि हम भौतिक संपदा और संपत्ति जितनी अर्जित कर लें उतने सफल हम समाज के दृष्टिकोण से माने जाते हैं। क्या हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी या ग्रैंड पेरेंट्स की पीढ़ी में भी यही परिभाषा सफलता की थी? उस समय सफलता के नैतिक मानक क्या थे? उस समय यह माना जाता था कि जो व्यक्ति जितना आध्यात्मिक, जितना चरित्रवान होगा, वो अपने जीवन में उतना सफल है। जो व्यक्ति आत्मिक रूप से जितना सुखी है, जो व्यक्ति इंटरनली जितना कंटेंटेड है, वो उतना ज्यादा सुखी व्यक्ति है, उतना सफल व्यक्ति है। उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं हैप्पीनेस की, आनंद, सुख, खुशी। तो आप देखते हैं कि जनरेशन के साथ ये चीजें बदलती हैं। स्पिरिचुअल एलिमेंट में, मोरल एलिमेंट में सुख प्राप्त करना, लिटरेचर में, आर्ट में, इन चीजों में सुख प्राप्त करना, जो रिफाइंड हैप्पीनेस है। आज की पीढ़ी में हैप्पीनेस किस में है? तो परस्यूट ऑफ प्लेजर में है, ज्यादातर सेंसुअल प्लेजर में है, जो हमें सेंसेस से डिराइव होता है। तो बदल गया ना पीढ़ियों के साथ मोरल वैल्यूज की परिभाषा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, वैसे ही हम फ्रीडम की बात करें, फ्रीडम की, तो पहली की पीढ़ी के लिए फ्रीडम का ज्यादातर अर्थ राजनीतिक स्वतंत्रता और आजादी से था। अभी के टाइम पे जनरेशंस बदलने के साथ फ्रीडम मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर एम्फेसिस ज्यादा है। डिसीजन मेकिंग, चॉइसेस, एक्शंस, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को लेकर ज्यादा बात होती है। उसी तरीके से हम बात करें कि जस्टिस का कंसेप्ट, इक्वालिटी का कंसेप्ट, अभी हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, तो ये इंटरजेनरेशनल आइडियाज नहीं है। समय के साथ न्याय का सिद्धांत बदला है। हम आज जलवायु न्याय की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो केवल मानव केंद्रित नहीं है, दैट ऑल्सो गोज बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स टू ऑल लिविंग बींग्स एंड लाइफ फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज से जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ रहा है उस केवल मानव जीवन को संकट में नहीं डाल रहा, समस्त जैव परिस्थिति को और समस्त जीव जंतुओं को संकट में डाल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, वो बदल गया। इक्वालिटी की जब हम बात करें, अब के जनरेशन में जेंडर इक्वालिटी पर बहुत फोकस है, और न केवल महिला पुरुष समानता की बात है, बल्कि जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ जेंडर हैं, LGBTQIA+, उनकी भी इक्वालिटी की बात है। ठीक है, सो नॉट अलोंग जेंडर ओनली बट for different social groups and communities also. So the idea of equality also transforms over the period of time. उसी तरीके से rights and duties की बात है,
समय के साथ जो अधिकारों की संकल्पना है, कर्तव्यों की संकल्पना है, वो भी बदलती है। पहले हम अधिकार सीमित समझते थे, जीवन का अधिकार है ना, राजनीतिक अधिकार, इन चीजों पर हमारा फोकस होता था। पर अभी के समय में अब प्राइवेसी की भी राइट को सुप्रीम कोर्ट ने एक मौलिक अधिकार मान लिया। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज हम जानते हैं कि यह बाद में संविधान में जोड़ा गया है 1976 के संशोधन में, 42वें संशोधन में। सो ऑल दीज थिंग्स दे indicate that certain values, they are constantly changing, and there are certain values which are universal, which does not change with generations. तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि हाँ, हमारे अनुसार कुछ तो ऐसे मोरल वैल्यूज हैं जो वेरिएबल हैं, जो बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मोरल वैल्यूज हैं जो नहीं बदलते। सो इट विल बी अ बैलेंस्ड अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब दूसरे सब पार्ट पर आते हैं। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। मीडिया का क्या रोल है, चलिए देखते हैं मीडिया का क्या रोल है। रोल ऑफ मीडिया इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। वी नो दैट मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन सोसाइटी, पर्टिकुलरली इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो रोल ऑफ मीडिया इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज, इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। आप देखिए कि आपके सिलेबस में रोल ऑफ सोसाइटी, फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज वो एक टॉपिक है। तो रोल ऑफ मीडिया इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज क्या है। सबसे पहले मीडिया क्या करता है, ये लोगों को एजुकेट करता है, लोगों को एजुकेट करता है मोरल वैल्यूज के रिस्पेक्ट में। किस प्रकार से करता है, मीडिया में जो डिस्कशंस होते हैं, मीडिया में जो डिबेट्स होते हैं, हालांकि आजकल ऐसे विशेषकर टीवी मीडिया, जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं, उन पर डिबेट और डिस्कशन की जो गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा गिरी है। पर यदि हम व्यापक मीडिया की बात करें, जो मीडिया की भूमिका होनी चाहिए, उसमें डिबेट और डिस्कशंस के माध्यम से मोरल वैल्यूज को लेकर जनता में एजुकेट करना, पब्लिक को एजुकेट करना उनका रोल है। अच्छा, ये जो डिस्कशंस हैं और ये डिबेट है, इससे होता क्या है, इससे डायलॉग होता है आपस में। अगर मीडिया सही से अपनी इस भूमिका को निभाए तो वो सामाजिक चरित्र के निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। आप देखिए ना, आजादी के दौर में जाइए, जितने बड़े बड़े राजनेता थे, जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सभी ने अपने अपने न्यूज़पेपर शुरू किए थे, अधिकांश लोगों ने। और उनका उद्देश्य क्या था कि लोगों में राष्ट्रवाद की सकारात्मक भावना को फैलाना, लोगों में उनके अधिकारों को, मनुष्य के रूप में उनकी गरिमा को मजबूत बनाना और एक स्वतंत्र भारत की नींव तैयार करना, एक सामाजिक चरित्र, आत्मविश्वास का पैदा करना, स्वावलंबन का पैदा करना, यह उनका उद्देश्य था। पर आज के समय में अगर आप मीडिया के डिबेट्स और डिस्कशंस देखेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। तो मीडिया को अपनी इस भूमिका को ध्यान में रखना होगा कि उसका कार्य समाज में मोरल वैल्यूज के इनकलकेशन का भी है, जो कि डायलॉग के माध्यम से लोगों को एजुकेट करना और एक सहिष्णु समाज, एक टॉलरेंट सोसाइटी को डेवलप या क्रिएट करने में उसकी भूमिका है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मोरल वैल्यूज से रिलेटेड स्टोरीज को ब्रॉडकास्ट करना, प्रमोट करना। ठीक है, टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट स्टोरीज, इंपैक्टफुल स्टोरीज विच पुट एम्फेसिस ऑन मोरल वैल्यूज डिस्प्लेड बाय इंडिविजुअल्स, बाय कम्युनिटीज, उसको प्रमोट करना। कई बार हम देखते हैं कि मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया में भी लोगों के द्वारा किए गए सेल्फलेस एक्शंस को कितना प्रेज किया जाता है। तो उससे क्या होता है, मोरल वैल्यूज के विषय में ही तो प्रचार प्रसार होता है लोगों के बीच में। तो ये मीडिया का काम है इनकलकेशन ऑफ मोरल वैल्यूज में। तीसरी एक चीज है कि मीडिया का काम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को रिवार्ड करना भी है जो मोरल वैल्यूज को अपहोल्ड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ग्रुप है जो कि जर्नलिज्म के लिए अवार्ड्स देता है, जर्नलिज्म में एक्सेलेंस के लिए अवार्ड देता है, पब्लिक गवर्नेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेलेंस के लिए अवार्ड देता है। सो बाय रिवार्डिंग सच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और कंपनीज और एंटिटीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पब्लिक गवर्नेंस के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं और मोरल वैल्यूज को, करेज को, इंटेग्रिटी को, ऑनेस्टी को, इनोवेशन को, इन सभी
इन सभी क्वालिटीज को, ऑनेस्टी को, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, इन चीजों को डिस्प्ले किया है, उनको रिवॉर्ड करना। वी हैव सच अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इन जर्नलिज्म एक्सेट्रा। ओके, अच्छा, उसके बाद मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है कि वह कल्चर के एक एलिमेंट के रूप में अपने आप को देखे, कल्चर के, संस्कृति के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में। सो रोल एज अ कल्चरल एलिमेंट, अ कल्चरल एलिमेंट। तो मीडिया का मतलब केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, इसमें सिनेमा भी आता है, कार्टून्स भी आते हैं, और क्या क्या आता है आपको इसमें? सोशल मीडिया तो अभी के समय में आता ही आता है, सोशल मीडिया भी आता है, इंटरटेनमेंट भी आता है। इंटरटेनमेंट, जो हम इंटरटेनमेंट के नाम पे टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, डेली सॉप्स, ये सभी चीजें देखते हैं, वो भी तो मीडिया है। तो सिनेमा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? मोरल वैल्यूज का प्रचार और प्रसार। व्हेन मीडिया कंसीडर्स इटसेल्फ एज ए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट इन द सोसाइटी। अब सिनेमा क्या बन रहा है, आप देखिए किस प्रकार से, केवल ऑब्सिनिटी, केवल वायलेंस, केवल वल्गैरिटी, इन चीजों का सहारा लेकर ज्यादा से ज्यादा धन कमाना उद्देश्य रह गया है सिनेमा का। तो अगर इसके विपरीत देखें, ठीक, तो मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करने में, हम जानते हैं कि पैट्रियोटिज्म को इनकलकेट करने में भारत में या भारत से बाहर सिनेमा का कितना प्रमुख योगदान रहा है। अभी हाल में ही मनोज कुमार, जो कि एक बहुत सुविख्यात और बहुत लोकप्रिय अभिनेता थे, उनकी मृत्यु हुई, उन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। तो देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, लोगों के बीच में आपस में सांप्रदायिक सद्भाव की भावना पैदा करना, ये सिनेमा का कार्य होना चाहिए, ना कि ठीक इसके विपरीत कि लोगों में सामाजिक फूट पैदा करें, सांप्रदायिक धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा करें। तो मीडिया को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। जब मीडिया अपने आप को एक कल्चरल एलिमेंट के रूप में देखती है, तो वह मोरल वैल्यूज के इनकलकेशन को आगे बढ़ाती है। ठीक है, उसी तरीके से कार्टून्स हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भी मीडिया का एक हिस्सा है और हमारे कल्चर का एक अहम भाग बन चुका है। तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके के न्यूज शेयर किए जाते हैं, जिस तरीके के कंटेंट, जिस तरीके की भाषा में शेयर किए जाते हैं, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां सोशल मीडिया पर ज्यादा है, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं। तो उन सभी का जो माइंड है, इंप्रेशनेबल माइंड है, वो सोशल मीडिया से इंपैक्टेड होता है। तो सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी शेयर करें तो इस जिम्मेदारी के साथ कि आपको छोटे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे और उनके मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सो दिस मोरल एलिमेंट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द सोशल मीडिया ऑल्सो। एंड एंटरटेनमेंट के नाम पे वेब सीरीज हैं, सीरियल्स हैं, तो ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। एंड दे कैन हियर प्ले अ रोल इन इनकलकेशन ऑफ मोरल वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू देयर आर अ नंबर ऑफ न्यू प्रोग्रेसिव इशूज एंड आइडियाज। कई ऐसी चीजें हैं, चाहे वो लैंगिक समानता को लेकर हो, चाहे वो जातिगत भेदभाव को लेकर हो, सांप्रदायिक आपस में सद्भाव या तनाव को लेकर हो। तो वेब सीरीज एंटरटेनमेंट के एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे कि मोरल वैल्यूज को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मीडिया के रोल को जब आप इस तरीके से यहां पर समझाने का प्रयास करेंगे तो उससे आपका आंसर व्यापक बनेगा। प्रयास करें कि आंसर जितना ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस कवर करे, मीडिया के जितने मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करे। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इस उत्तर में चूंकि 125 शब्द का है, तो कंक्लूजन क्या लिखा जा सकता है? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? हम ये बात कह सकते हैं कि भाई मोरल वैल्यूज जो हैं दे आर सर्टेनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कई ऐसे मोरल वैल्यूज होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और ट्रांसफर के प्रोसेस में वो उनमें बदलाव भी आता है, उनकी समझ बदलती है, उनका स्वरूप, संरचना बदल जाती है, स्ट्रक्चर बदल जाता है। लेकिन इसमें मीडिया की कैसी भूमिका होनी चाहिए? मीडिया को एक अनबायस्ड बॉडी के रूप में काम करना चाहिए। मीडिया को बिना पक्षपात के ऑब्जेक्टिव फैक्ट का रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, तभी वह वैल्यू के इनकलकेशन में एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में काम कर सकेगा, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य कर सकेगा। आप इसमें एक डेटा भी कोट कर सकते हैं मीडिया के रेस्पेक्ट में कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 180 देशों में 159 है, 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विच इज पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, अच्छा 2024 का ये है। पिछले साल हालांकि और भी बुरी स्थिति थी, 161वां स्थान था 180 देशों में।
2023 में। तो आप अपने आंसर में अगर डेटा को भी, रेलेवेंट डेटा को भी शामिल करते हैं तो उससे आपके उत्तर का मूल्यवर्धन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को देख सकते हैं।